धन्यवाद इस बात के लिए कि सुबह से लेकर इस समय तक आप लोग सुन ही रहे हैं और हमें लगता है कि गीत संगीत या जो सरस कार्यक्रम होता है वो किसी भी कार्यक्रम के सबसे अंत में इसीलिए रखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा लाइट मूड में अपने घर को जाए। साहित्य एक बहुत ही गंभीर विषय है और साहित्य से समापन होना कहीं न कहीं आप लोगों के लिए भी बड़ा कष्टप्रद होगा, लेकिन फिर भी एक हम लोगों का कुरम है, एक सेशन है, उसको पूरा करना है। दीपक मधोक जी की आभारी हूँ कि वो इस सेशन को करवाना ही चाह रहे हैं। मैंने कहा कि इसको संक्षेप में निपटा दिया जाए, फोटो खींच जाए, हो जाएगा कि बनारस लिट फेस्ट में साहित्य पर भी कुछ चर्चा हुई, लेकिन आपने कहा नहीं कुछ होगा। तो कविंद्र नारायण जी हमारे साथ हैं, मैं नीरजा माधव हूँ। कुछ प्रश्न कविंद्र जी जो भी उनके मन में होगा वो करेंगे। बहुत संक्षेप में हम लोग अपने इस सेशन को निपटा देंगे। धन्यवाद डॉक्टर नीरजा जी। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, कि साहित्य एक आकाश होता है, इसको साहित्याकाश कहते हैं। और इस आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन चांद एक ही होता है। डॉक्टर नीरजा माधव बनारस के लिए खास तौर से साहित्य के आकाश में चांद हैं। मैं ऐसा मानता हूं, और मैं ही नहीं मानता हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं जो वाकई साहित्य के प्रेमी हैं। साहित्य लेखन के माध्यम से व्यवस्था को भी अपनी व्यवस्था परिवर्तित कर देने के काम में मजबूर कर देने की क्षमता रखने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव अपने विचारों की स्थिरता, स्पष्टता, नए नए विषयों पर प्रयोगधर्मिता के लिए पाठकों, लेखकों और अपने प्रशंसकों के बीच जानी जाती हैं। एक मिनट लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस ऐतिहासिक बनारस लिट फेस्ट में बहुत ही सम्मान के साथ आयोजकों की ओर से, साहित्यकारों की ओर से, आपके शुभचिंतकों की ओर से मैं आपका हार्दिक सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। अब चूंकि समय अपने गति से बढ़ रहा है और समय की गति को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी ओझल है, उसकी चिंता करने वाली साहित्यकार के रूप में नीरजा माधव जी को ही जाना जाता है। आपको पढ़कर ही इस सदी के हिंदी साहित्य को समग्र रूप में समझा जा सकता है। इसीलिए आपको हिंदी समूची परंपरा साहित्यकार का वैश्विक दर्जा प्राप्त है। आपको जान के खुशी होगी कि आपकी पुस्तकें चीन के ग्वांगतोंग विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं पाठ्यक्रम के रूप में। ये न केवल काशी के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे देश के हिंदी साहित्य के लिए है। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए हम एक बात कह करके अपना प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू करेंगे कि आप पूरे देश में, आप ये जान लीजिए जो मैं बता रहा हूं, आप पूरे देश में सैकड़ों पीएचडी के विषय हैं। आपका साहित्य विषय है और आपका व्यक्तित्व विषय है, आपका कृतित्व विषय है, जिस पर पूरे देश में सैकड़ों छात्र छात्राएं पीएचडी कर रही हैं। ऐसी शख्सियत को हम अपने बीच में पाए हुए हैं। समय को देखते हुए आपको बता दूं कि आपको राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार, तिब्बती
शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए, तिब्बती शरणार्थियों की समस्या पर विचार करते हुए जो आपने पुस्तक लिखी है, उस पर आपको राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। आपके कुछ उपन्यास मैंने जैसा भी बताया कि भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुए हैं। मैं ऐसी शख्सियत डॉक्टर नीरजा माधव से सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि हमारे बीच में है, ये हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का विषय है। और साहित्य तो गंभीर चिंतन है, साहित्य तो कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है कि उसमें गांव से, घर से, दरवाजे से, यहाँ से वहाँ की बात की जाए। साहित्य का जो विषय है वो वाकई नीरजा माधव जी ने अपनाया है, वो नेशनल और इंटरनेशनल है। नीरजा जी, मैं आपसे एक पहला सवाल करता हूँ कि कल तिब्बती मुक्ति दिवस मनाया जाएगा 10 मार्च को। आप बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी भारत में तिब्बती शरणार्थियों की वर्षों पुरानी अहिंसक मुक्ति साधना एवं उनकी सांस्कृतिक सामाजिक अस्मिता को संरक्षित रखने के लिए ही हो रही छटपटाहट का एहसास अगर साहित्य जगत में आपको हुआ है तो उस पर आप प्रकाश डालें। डॉक्टर नीरजा माधव। बहुत बहुत धन्यवाद कविंद्र जी। अभी मैं यही सोच रही थी, ये जो सेशन बदला गया तो ये कहा गया कि मालिनी जी ने रिक्वेस्ट किया है कि उनका 9 बजे उनकी फ्लाइट है। हाँ। और इसलिए वो पहले अपना सेशन कर लें ताकि 9 बजे की फ्लाइट उनको मिल जाए। और मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कर लीजिए। ईश्वर करे कि उनकी फ्लाइट छूटी ना हो, पहुंच गई हो। 8 तो बज ही गया था, 8:15 बज गया था। तो ये जो थोड़ा उथल पुथल हो गया सेशन में, उसके कारण बहुत कुछ उथल पुथल हो गया। एक ऐसे देश के, ऐसी जनता का मुक्ति दिवस या क्रांति दिवस कल है तिब्बत का। 10 मार्च उनके लिए उनकी जो राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत थी वो लुट जाने का दिन है। पूर्व संध्या में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी। एक बहुत ही छोटे से देश जो अहिंसक देश रहा है, जब हम पूरी धरती को कुरूप करने में लगे हुए हैं, चाहे पर्यावरण प्रदूषण करके, चाहे अपनी मानसिकता से, ऐसे में एक कोई प्रजाति, तिब्बती प्रजाति जो पहाड़ों में धरती पर एक टुकड़े पर रहते हुए पूरे विश्व के मानव समाज के कल्याण की कामना कर रही हो, भवत्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब दुखानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। बस इस कामना के साथ जो प्रजाति धरती के इस हिमालय के उस पार रह रही हो, उसे बलात् विस्थापित कर दिया जाए अपनी धरती पर से और वो भाग कर निर्वासित होकर भारत जैसे देश में शरण लेने के लिए अभिशप्त हो, उसी तरह से शायद यह सेशन भी अभिशप्त हो चुका है। क्योंकि सुबह से आप सब लोगों ने बहुत कुछ देखा सुना, और फिर इतनी बढ़िया चैती और नकटोरा के बाद तो फिर तिब्बत की आजादी जाए, कहीं इधर उधर क्या ही करना है तिब्बत से किसी को, या किसी राष्ट्रीय आंदोलन से क्या लेना देना, किसी क्रांति से क्या लेना देना। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कविंद्र जी की यहाँ पर हम लोग साहित्य के बारे में बहुत गंभीर चिंतन कर पाएंगे। इसलिए कुछ संक्षेप में 2-4 प्रश्न करिए, औपचारिकता पूरी करें और हम लोग भी वापस चलें। फिर कभी जब हमारी आवश्यकता साहित्य की होगी, हमारी जेंट्री होगी उसकी, तो हम लोग बातें करेंगे। देखिए, साहित्य तो एक गंभीर विषय है डॉक्टर नीरजा जी, और हल्की फुल्की बातें तो होती ही रहती हैं, और हल्की फुल्की बातों की बात ही गंभीर बात आती है। हल्की फुल्की बातें जब समाप्त हो जाती हैं तो गंभीरता आती ही आती है। इसलिए समय का हालांकि बहुत हमारे पास थोड़ा सा कमी हो गई है समय की, लेकिन मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि आप अपने जो आपसे मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उस पर आप गंभीरता
से साहित्य के बारे में अवश्य हमारे श्रोताओं को बताएं। आपका सबसे चर्चित उपन्यास है यमदीप, जो आपने थर्ड जेंडर पे लिखा है, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं और लोग भी कहते हैं कि ये देश का पहला उपन्यास है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इतने अनूठे विषय को, इतने नए विषय को और इतने अनछुए विषय को आपने चुना और चुन करके उसको पूरे देश में स्थापित किया है डॉक्टर साहब। तो और इस आपके इस उपन्यास के आने के बाद भारत सरकार को भी संसद में कानून बनाना पड़ा थर्ड जेंडर के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा, जैसा आप जानती भी हैं। तो आप इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर और बहुत ही भावनात्मक विषय है। कविंद्र जी, हेलो। थर्ड जेंडर पर यमदीप उपन्यास मैंने लिखा। एक उद्वेलन था मन में। प्रायः हम लोग देखते हैं जब हमारे घरों में कोई शुभ अवसर होता है, बच्चे होते हैं या गृह प्रवेश होता है, विवाह होता है, तो थर्ड जेंडर के लोग आते हैं, कुछ मंगल कामनाएं करते हैं, नेग लेते हैं, ठनगन करते हैं, चले जाते हैं। फिर हमारा जो सभ्य समाज है वो उनके बारे में ये चिंता नहीं करता है कि इनकी जीविका कैसे चलती होगी। जब किसी के घर में ये नहीं जाते होंगे, कोई नेग नहीं पाते होंगे, तो इनके घर में चूल्हा कैसे जलता होगा, इनका पेट कैसे भरता होगा। तो ये इस तरह का एक उद्वेलन मेरे भी मन में आया। तो आकाशवाणी में मैं उस समय प्रोग्राम ऑफिसर थी, तो एक मेरे पास ये था कि मैं प्रोग्राम बनाने के बहाने उन लोगों के पास तक जा पाऊं। बड़ी मुश्किल से उनकी बस्तियों में जा जाकर थर्ड जेंडर के लोगों का इंटरव्यू किया, उनके बारे में जाना, उनकी जो सांकेतिक भाषा होती है जिसको कि हम आप सामान्य रूप से नहीं समझ सकते। जैसे अगर छोटी बच्ची पैदा हुई है तो टेपकी वो बोलेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, वो टेपकी बोल के चले जाएंगे, टेपका बोल के चले जाएंगे, फोन को कनबासी बोल देंगे। इस तरह से तमाम उनके सांकेतिक शब्द हैं, उन शब्दों को भी हमने पकड़ा। फिर उसके बाद उनकी एक जो मर्मांतक पीड़ा है, वो जो ऊपर से लाउड दिखाई देते हैं, बहुत लाउड मेकअप किए हुए, अश्लील हरकतें करते हुए, भोंडी हरकतें करते हुए, उसके पीछे एक बहुत दर्दनाक तस्वीर छिपी होती है। किसी हमारे आपके घरों जैसे परिवार में पैदा होते हैं वो, और प्रकृति के एक क्रूर मजाक के कारण उन्हें सामाजिक भय से, पारिवारिक प्रतिष्ठा के भय से अपना वह घर, परिवार, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर भागना पड़ता है उस अभिशप्त गली में, अभिशप्त कम्युनिटी में। और वो वहां जाने के लिए विवश होते हैं, और माता पिता भी समाज के लाज से, डर से उनको अपने घर में अपने साथ नहीं रोक पाते। यह एक बहुत बड़ी विडंबना जो उनकी बस्तियों में जाकर खोज करने के दौरान पता चली। तो इन सारे पहलुओं पर, और फिर डॉक्टर्स से सारे जब हमने ओपिनियन लिए कि क्या इनका लिंग परिवर्तन हो सकता है, तो दो तरह के जो ये थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, एक स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स और एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स। तो जो सचमुच में होते हैं वो तो बाहर से उनका जो आर्गन है उसको देख के पता चल जाता है। लेकिन कुछ लोगों में जो स्यूडो होते हैं वो आर्गन बाहर कुछ और रहेगा, अंदर लेडीज का रहेगा। मान लीजिए बाहर ऊपर जो है मेल आर्गन है और अंदर उनके यूट्रस है और ये है। तो जब वो 13-14 वर्ष के होते हैं तब उनके अंदर वो जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं, लड़कियों में चेंज होता है कुछ और 14 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद, और लड़कों में कुछ और। लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों में दूसरे परिवर्तन होते हैं। तो ये जो स्यूडो होते हैं इनके भीतर दोनों ट्रेड्स आने लगते हैं। इसीलिए संस्कृत में एक शब्द है उभयलिंगी, जिनके अंदर दोनों स्त्री पुरुष दोनों के गुण आ जाए। वो उनके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाती है कि वो लड़कियों की तरह भी लग रहे हैं, लड़कों की तरह भी लग रहे हैं, और वो इन सब से शर्मिंदगी महसूस करते हुए और परिवार से जो उनको उपेक्षा मिलती है, समाज से मजाक और उपहास मिलता है, उसके कारण वो भाग जाते हैं अपनी उस कम्युनिटी में, और वहां नाम बदलकर फिर उनके साथ वो ढोलक लेकर और गाना बजाना और ठनगन करना और अपने इस भोंडी हरकत के साथ कुछ
पैसे वसूलना और फिर उससे जीवन यापन करना। तो इन चीजों को देखने के बाद मेरे हृदय में जो एक पीड़ा हुई, तो मैंने उनके ऊपर पूरा रिसर्च किया और फिर उसके बाद ये उपन्यास लिखा यमदीप। और उसके 12-13 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बिना किसी धरना प्रदर्शन जुलूस के, आप जानते हैं आरक्षण जैसी डिमांड मैंने उपन्यास में की। आरक्षण वगैरह बिना धरना जुलूस के हम कोई बात अपनी मनवा नहीं पाते अपने देश में, लेकिन उनको आरक्षण और तमाम मानवाधिकार और मौलिक अधिकार उनको दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये साहित्य की एक मौन विजय कह सकते हैं। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक क्रांति सी आई है इस कम्युनिटी में भी, थर्ड जेंडर की कम्युनिटी में। वो हर फील्ड में अब आने लगे हैं, वो मुखर होने लगे हैं, अब वो बातें अपनी कह पाते हैं, कहीं कहीं बड़े पदों पर भी अब आने लगे हैं। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन, और साहित्य का काम ही होता है साहित्यकार का टॉर्च बेरर का। वो टॉर्च दिखाता है, रोशनी दिखाता है जो अंधेरे कोने हैं। तो एक अंधेरा कोना छूटा हुआ था जिसको काशी से हमने शुरू किया और उस पर एक पूरा विमर्श पूरे देश में अब चल रहा है। धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो डॉक्टर नीरजा जी का यमदीप उपन्यास है उसमें आपने तो अभी जो टेक्निकल जानकारी बताई, लेकिन जो भावनात्मक और संवेदनात्मक विषय वस्तु है वो ये है कि एक हिजड़ा, जिसको हिजड़ा कहा जाता है, वो एक अनाथ पुत्री को जो जन्म लेती है और जन्म लेते ही उसकी मां मर जाती है, उसको वो पालते हैं। वो तो पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद लेकिन वो एक बहुत ही भावनात्मक और संवेदनात्मक पहलू है कि इस समाज में एक हिजड़ा भी इस तरह से कार्य कर सकता है। थर्ड जेंडर तिब्बत। तो हम आपको इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और डॉक्टर नीरजा जी ने जो तिब्बत देनपा तिब्बत की डायरी और गेशे जंपा लिखी है, वो तिब्बत के शरणार्थियों की और तिब्बत के लोगों की इतनी मार्मिक चित्रण है कि उसमें यह दिखाया है कि किस तरह से चीन ने बलात् तिब्बत पे कब्जा करके और तिब्बतियों के सारी संस्कृति को, सारी सभ्यता को, उनके अहिंसक रास्ते को ध्वस्त कर रखा है। इसे हम समझते हैं कि हर साहित्य प्रेमी को पढ़ना चाहिए। आपका एक उपन्यास अभी आया है पिछले वर्ष, ताशकंद उत्तर की गाथा, बहुत रोचक उपन्यास है। और उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु, जिस पर अभी भी पूरे विश्व में चर्चा होती रहती है, लोग चर्चा करते रहते हैं, उसमें तमाम चीज़ों का आपने खुलासा किया है। उसका अध्ययन करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस पर भी आप संक्षिप्त रूप से कुछ हमारे श्रोताओं को जरूर अवगाहित करें। अब उपन्यास के ऊपर प्रकाश डालने का न समय है न माहौल है। संक्षेप में बता दे रहे हैं कि तिब्बती शरणार्थियों के ऊपर 2 उपन्यास हैं, गेशे जंपा, देनपा तिब्बत की डायरी। संभवतः पूरे भारत में तिब्बतियों के ऊपर वे दोनों पहले उपन्यास हैं। ताशकंद उत्तर गाथा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के रहस्य पर है जी। और एक तरह से कह लीजिए वो उपन्यास जो है वो 2 आत्माओं की आत्मकथा है। तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे कहानी संग्रह हैं, बहुत सारे ललित निबंध संग्रह हैं, इतिहास ग्रंथ है, पत्रकारिता है, ये सारी पुस्तकें हैं। अब उन पुस्तकों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। एक पुस्तक होती है तो लोग उसके हर चैप्टर पर चर्चा कर लेते हैं कि मेरे इस चैप्टर में ये है, मैंने इस आर्टिकल में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब 53 पुस्तकों के बारे में चर्चा करने बैठेंगे तो एक पूरा बनारस लिट फेस्ट हमारे नाम करना पड़ेगा, इसलिए उसको यहीं पर छोड़ते हैं। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा नीरजा जी, जैसा कि आप बार बार कह रही हैं कि आज साहित्य के प्रति लोगों में बहुत ह्रास दिखाई दे रहा है, खास तौर से मोबाइल के प्रचलन के बाद। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं या आप क्या बताना चाहती हैं लोगों को?
ये मानव मन की गति है कि वो बहुत शॉर्टकट चलना चाहता है। मोबाइल में तो खैर मोबाइल आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसमें सब कुछ है। सारी कहानियां हैं, सारे लिटरेचर हैं, विश्व का सब कुछ उसमें समाहित है। अपने माता पिता भी उसी में समाहित हैं, इसीलिए विदेश में बैठा बच्चा और भारत में रह रहे माता पिता में से कोई अगर विदा हो जाता है तो वहीं से वीडियो कॉल करके अंतिम दर्शन करता है। तो जब मोबाइल ने इस तरह से संवेदना को छीन लिया है, तो साहित्य को छीन लिया, तो हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए जी। यदि सारी संवेदनाएं खत्म हो रही हैं उस मोबाइल के चलते, और तेजी से परिवर्तित हो रहा है हमारा समाज। सबसे अधिक ये है कि हमारा जो मन है वो बहुत देर तक एक गंभीर विषय पर एकाग्र रहना नहीं चाहता है, सही। जब आपके पास कोई थे, आपके पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, तब मनोरंजन के तौर पर साहित्य भले पढ़ा जाता रहा हो और आपने कुछ भी पढ़वा लिया हो। लेकिन आज के समय में साहित्य पढ़ना और समझना एक दुरूह कार्य है, मुश्किल है। लेकिन मुझे उम्मीद हर टेक्नोलॉजी का, हर विकास के जो साधन होते हैं उनका एक युग होता है, समाप्त हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म है, अक्षर शाश्वत है, इसलिए शब्द नहीं कभी खत्म होंगे और पुस्तकें कभी नहीं खत्म होंगी। ये नई पीढ़ी या इसके बाद की पीढ़ी फिर से लौटेगी और इन्हीं किताबों की दुनिया में रमेगी। उसके लिए ये साहित्य सुरक्षित रखना है। हमें लगता है कि जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी आशा है, वो निश्चित रूप से फलीभूत होगी। और एक आज के इस सत्र में मैं अंतिम बात पूछना चाहूँगा जो निहायत व्यक्तिगत है कि आपके इस पूरे साहित्य में, हालांकि ये मेरा अपना प्रश्न है, समाज का भी हो सकता है, इस आपके पूरे साहित्य लेखन में आपने 53 पुस्तकें लिखी हैं अब तक, जिसमें कहानियों का संग्रह है, निबंध है, उपन्यास है, कविताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भगवान की कृपा से और आपके प्रेरणा से मुझे सब पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि इतना बड़ा सृजन का जो संसार आपने रचा है, उसके पीछे कितने लोगों ने और किस तरह के आपके पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुआ है, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। परिवार का सहयोग ऐसा नहीं रहा कि मेरे पिता कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व थे और उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। हाँ, मेरे पिता ने प्रेरणा जरूर दी, वो टीचर थे कि तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ऐसे स्थान पर थे जहां पर वो मुझे कह दें कि ये प्रकाशक तुमको प्रकाशित करेगा, या इस पत्रिका में तुम्हें छपना है, या ये कविता मैं तुम्हारे लिए कर दे रहा हूं। तो वो बैकग्राउंड नहीं था। और पति भी मिले तो मेरे बहुत सहृदय पति हैं, उनका पूरी तरह से सहयोग है। और पति का सहयोग इतना ही पर्याप्त होता है कि वह आपको लिखने दे, आपको लिखने का माहौल दे। तो मेरे पति ने मुझे वो माहौल दिया और वातावरण दिया कि मैं शांत होकर अपने कमरे में बैठकर लिखूं। और इसके अलावा हमें लगता है कि परिवार से इससे अधिक, साहित्य के क्षेत्र में इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साहित्य तो बिल्कुल एकांत की चीज है। आप उसमें एक दुनिया में रम रहे होते हैं, उस समय आप स्वयं ही आप नहीं होते हैं, आप कुछ और होते हैं। तो उस आप और होने की स्थिति में आपका परिवार आपको डिस्टर्ब न करे, क्योंकि एक स्त्री के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। हम घर परिवार को छोड़कर, हम पूरे नाते रिश्ते को छोड़कर केवल लेखक नहीं बन सकते, केवल अधिकारी नहीं बन सकते, केवल कुछ नहीं बन सकते। तो इसलिए उन चुनौतियों के साथ, परिवार के सहयोग के साथ लिखने का मुझे जो समय मिला मैंने लिखा। नौकरी में रहते हुए मैंने लिखा और यहाँ पर सबके सामने मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि पता नहीं किस किस तरह की चोरियां हुआ करती हैं समाज में, नौकरी में भ्रष्टाचार हुआ करते हैं। नीरजा माधव ने अगर चोरी की है अपनी नौकरी में तो समय की चोरी की। जब मेरा कार्यक्रम आकाशवाणी का समाप्त हो जाता था स्टूडियो में से और ड्यूटी 8 घंटे करनी ही थी, ऑफिस में बैठना ही था, तो मैं अपने चैम्बर में दरवाजा बंद करके लिखा करती थी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने सरकार के समय की चोरी की और अपना लेखन कार्य किया जब जब समय मिला।
लेकिन सरकार के समय की आपने चोरी की और समाज को आपने इतना विस्तृत साहित्य दिया, ये चोरी नहीं कही जाएगी, ये तो उपलब्धि कही जाएगी। सरकार की भी उपलब्धि होगी और खास तौर से आपकी भी उपलब्धि होगी। मैं अंतिम नहीं अनंतिम था मेरा प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न है कि आपके अभी कई श्रोता हम देख रहे हैं, युवा हैं और बड़े गौर से बड़े ध्यान से आपको सुन रहे हैं। आप अपने साहित्य के माध्यम से और जो आपने अपने जीवन में सर्विस करते हुए या जिस प्रकार से संघर्ष किया, उसके आधार पे आप इन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? आज की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, बहुत शार्प माइंडेड है, वो सब समझती है। यहाँ तक कि यहाँ पर साहित्य के साथ क्या हुआ वह भी समझ रही है। तो साहित्य को अंत में रखा जाना और उसके पहले क्या क्या हो जाना, तो युवा पीढ़ी सब समझती है। युवा पीढ़ी उन साजिशों को भी समझती है जो कुछ हमारे यहाँ वाद और विवाद के नाम पर और विचारधारा के नाम पर हुआ करता था या हुआ करता है, और वो युवा पीढ़ी खुद उस संघर्ष से गुजर रही है। हम उनके संघर्षों के साथ हैं। हमें आज के अपनी युवा पीढ़ी की जो त्रासदी है, जो बेचैनी है, वो बहुत अच्छी तरह फील हो रही है। और इस समय पता नहीं इसमें हमारे हिंदी के बच्चे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से या नहीं, विद्यापीठ के हैं कि नहीं। अभी मैं आज ही दिल्ली से आ रही हूँ, वहां पर कई छात्रों ने वहां साहित्य अकादमी में आकर भेंट की। उन छात्रों की भी बेचैनियों को, उन छात्रों के संघर्षों को भी मैंने देखा है। उनके सामने एक यक्ष प्रश्न है कि हम पीएचडी कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं, जब हमारे लिए कोई नौकरी का आश्वासन नहीं है। हम अगर एंट्रेंस दे रहे हैं, हम जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम क्यों फिर दूसरों पर डिपेंडेंट हैं कि हमारा प्रोफेसर हमें अपने अंडर में लेगा या नहीं। फिर से हमें एंट्रेंस देना है, हमें फिर से एपीआई अपनी इकट्ठा करनी है। वो एक जो बेचैनी में, एक जो त्रासदी में, एक जो मानसिक संघर्ष के साथ ये युवा पीढ़ी चल रही है, मैं उनको सैल्यूट करती हूं कि उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया है और वो निरंतर अपना काम करते जा रहे हैं, जबकि उनके सामने बहुत ही अनिश्चित स्थिति बना दी गई है समाज के द्वारा। तमाम तरह की चुनौतियां हैं। तो इसलिए युवा पीढ़ी के सामने को मैं बस केवल इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि गड़ाए रखो। आपको क्या करना है? साहित्य, संगीत, ये सारी बातें, ये शौक है, सब शौक बाद में पूरा करना। पहले जो आवश्यक है कि हमें अपने खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। नीरजा माधव भी तब साहित्यकार बन पाई थी जब उनके सामने एक यूपीएससी की नौकरी आ चुकी थी, आकाशवाणी में वो प्रोग्राम ऑफिसर हो गई थी। अदरवाइज केवल लेखन के भरोसे ना तो निराला बनने की अब क्षमता है किसी के भीतर और ना ही निराला बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप पहले अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें इस समाज में अपने आप को तैयार करने के लिए। उसके बाद ही आप कुछ अपने शौक पनपाइए, उस हॉबी को लेकर चलिए। लेखन को आप पैशन बना सकते हैं, लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं होगा तो आपके लेखन करने का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी आप आशान्वित रहिए कि हमारे पैरों के नीचे अपनी एक जमीन है और उस पर मैं एक पौधा लगाऊंगा, वो पौधा कभी न कभी बरगद बनेगा। साहित्य वही बरगद है जिसको कि आपको लगाना है और पूरे समाज के लिए एक छाया देनी है। साहित्य आपका परिष्कार, समाज का परिष्कार तो करता ही करता है, भले वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि साहित्य एकाएक कोई परिवर्तन नहीं ले आता है। साहित्य धीरे धीरे समाज में परिवर्तन करता है। इसलिए साहित्य अच्छा है आपके लिए, लेकिन नई पीढ़ी के लिए अभी जो बहुत आवश्यक है, जिसे मैं बहुत अंदर से फील कर पाती हूँ, बहुत नजदीक से देख पाती हूँ, वो है उनके पैरों के नीचे एक जमीन का होना। और उसमें हम सब जो बड़े लोग हैं उन लोगों को भी उनको सहयोग करना चाहिए। एक बहुत छोटा उदाहरण मैं दे रही हूं। एक बच्चे ने अनजाने ही, पता नहीं उसने तिब्बत पर
तिब्बत पर मेरे ही दो उपन्यास हैं पूरे देश में। उसने अपने रिसर्च का विषय ले लिया तिब्बत निर्वासन, और उसके 2 वर्ष पहले उसने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था हिंदी में। आज तक उसका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसको किसी ने कहा नीरजा माधव जी से बात करो। मैं ये व्यक्तिगत बात बता रही हूं। उसने मुझसे संपर्क किया, मैंने उसे देखा नहीं था। मैंने कुछ एक लोगों से दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बताया कि उस बच्चे को एडमिशन दे दीजिए, क्योंकि उसका जेआरएफ अभी जून में लैप्स हो जाएगा, तो एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस उसके सामने आने वाली है उस पर आप लोग ध्यान दें। नहीं हुआ उसका। अभी मैं जब साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में गई थी तो वो बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया, और मेरा हृदय इतना द्रवित हुआ। उस बच्चे के पैर में टूटी चप्पलें, कॉटन की पैंट पहना हुआ वो लड़का, और वहां पर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है ताकि उसका एडमिशन हो जाए, जबकि जेआरएफ क्वालिफाइड है और टॉपर है अपने बैच का। ये हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है जिस पर हम सबको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पॉम्प एंड शो जो होता है, इससे हमारे समाज का, हमारी नई पीढ़ी का कोई भला नहीं होने वाला है। हमको जमीनी हकीकत जानते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता है। नीरजा जी, आपका मैं आभार व्यक्त करूं, इसके पहले मैं आपको एक चीज और अपने श्रोताओं को बता दूं कि गंभीर चिंतन बहुत दूर तक असर छोड़ता है, और जो हल्का फुल्का चिंतन होता है वो वहीं तक खत्म हो जाता है जहां तक रहता है। ये बखूबी सभी लोग समझते हैं। आपने जिस गंभीरता से और जिस संजीदगी से हमारे यहाँ, हमारे इस हॉल में बैठे श्रोताओं को अपने विचारों से अभिप्रेरित किया, युवकों को प्रोत्साहित किया और वास्तविकता से अवगत कराया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आज की शाम आभार व्यक्त करता हूं। अपनी इसी नई पीढ़ी को, अपनी नई पीढ़ी के इन्हीं संघर्षों को, कुछ मैं व्यक्तिगत हो रही हूं, लेकिन व्यक्तिगत होते हुए भी मैं नई पीढ़ी के साथ खड़ी हूं। अपनी उसी नई पीढ़ी की उस त्रासदी को देखते हुए, उस मानसिक त्रासदी को देखते हुए, अभी और कुछ तो एक साहित्यकार कर नहीं सकता है, तलवार चला नहीं सकता है, लेकिन पिन चुभने का काम तो कर सकता है। समाज को पिन चुभोता है, उस पिन चुभोने की प्रक्रिया में यमदीप लिखा गया, गेशे जंपा लिखा गया, या अन्य कृतियां लिखी गई, और अब जो कृति आ रही है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, वह है एक शोध छात्र की डायरी। वाह, बहुत जल्दी ही सुंदर। आपके हाथ। बहुत बहुत आपका आभार, और बहुत ये धन्यवाद। शाम आपका आभारी रहेगा, और बनारस लिट फेस्ट के आयोजकों का भी आभार। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बनारस लिट फेस्ट एक बहुत आवश्यकता थी इस शहर के लिए, क्योंकि सांस्कृतिक नगरी है ये, और पूरे विश्व में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। इस सांस्कृतिक राजधानी में लिटरेचर का कोई फेस्टिवल नहीं होता था। इसके लिए दीपक मधोक जी ने बीड़ा उठाया। दीपक मधोक जी को बिग सैल्यूट। और भारती जी उनकी सहधर्मिणी है। दीपक जी यदि कुछ कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो उसके पीछे निसंदेह वो शक्ति काम कर रही है। तो शक्ति के रूप में भारती जी को भी बहुत बहुत आभार। आपने एक नए इतिहास की शुरुआत की है बनारस में, और हमें लगता है कि बनारस के साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो दीपक मधोक और भारती मधोक भी वहां पर होंगे। धन्यवाद। मैं तो एक छोटा सा निवेदन करके ये कार्यक्रम समाप्त की ओर ले जाऊंगा कि दीपक मधोक जी से मैं आग्रह करूंगा, हमारे यहाँ ना की ज्यादा परिचय नहीं है इनसे, कि आप नीरजा जी के साहित्य पे एक अलग से कार्यशाला और गोष्ठी रखिए और विस्तार से इनके ऊपर चर्चा हो। आज तो बड़े संक्षिप्त से हो गया। सहमति दे दिया दीपक मधोक जी ने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद जो सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक हम लोगों के वार्तालाप को सुना। धन्यवाद। थैंक यू नीरजा मैम।